An AC voltmeter connected between point A and B in a circuit shown in the figure read 36 volt. अच्छा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या चीज रखनी है, अल्फा डिके में होता क्या क्या है, मास 4 टाइम डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गिरीश ड्यूका की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाला है नीट का एग्जाम। प्रेशर बन रहा होगा, क्या करे क्या नहीं करे, फॉर्मूले रिवाइज करने में दिक्कत हो रही होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट। हर चैप्टर के नहीं, पूरी बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस दिन नीट का एग्जाम होगा ना, अगले डे आपको दिखा दूंगा इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं। एज इट इज लिख के ले लो, यहाँ से जो क्वेश्चन कराऊंगा वही आपके पेपर में आएगा, और उससे कई सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रिवाइज करूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी करा दो, तो मैं अब क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले भी रिवाइज कराऊंगा और उसके कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चनों का। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन बोहर का है, एटम्स का क्वेश्चन है। बोहर में क्या बोला जाता है, हमें 5 चीजें याद रखनी पड़ती है। बोहर का रेडियस क्या है, बोहर की वेलोसिटी क्या है, बोहर का टाइम पीरियड क्या है, बोहर की फ्रीक्वेंसी क्या है। हमें 5 की पांचों चीजें याद रखनी है। ये एग्जामिनेशन में किसी पे भी क्वेश्चन रेशियो वाला आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, ये मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो देखो, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर बाय जेड। बोहर में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना भाई। जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका अपना एक रेडियस होगा, अपनी एक वेलोसिटी होगी, अपना एक टाइम पीरियड होगा, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो पहला रेडियस का रिलेशन आपको याद रखना है। दूसरा रिलेशन होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है, z बाय एन। एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, z होता है एटॉमिक नंबर किसी हर स्पीसीज के लिए। जैसे आपको पता होगा कि बोहर जो है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकल नहीं है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसका जेड की वैल्यू 1 ना हो तो भी चल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो नेट। जैसे हाइड्रोजन He+Li+2 E+3 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ बोहर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बाहर जो चीजें हैं उनके लिए एप्लीकेबल वो नहीं है। आओ देखते हैं, वेलोसिटी क्या हो गया, z/n। अगला टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हमने एक चीज देखा होगा, T = 2πr/v। ये फॉर्मूला था। देखो, तो ये फॉर्मूला जब लगाया तो 2r की जगह में सीधा लिख दूं, r की जगह में लिख देता हूँ n² बाय z। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख दूं z/n। ऊपर जब जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया बाबा, n³ बाय z²। ये किसका रिलेशन आया है, टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे, n³ बाय z²। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो अब देखो टाइम पीरियड को, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड। मैं आपको एक ही चीज में सारी चीजें कंसेप्ट समझा रहा हूँ, याद रखना। बहुत ही कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी यूट्यूब पे अगर कहीं मिल जाए ना, हाथ भी ठोक के कहता हूँ ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कहीं भी। आ जाओ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को 1 बाय कैसे क्या लिख दूं, n³ बाय z²। लिख सकता हूँ क्या। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/n³। तो मतलब इसको मैं n⁻³ लिख दूं, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो आंसर कौन सा टिक होगा, n⁻³ आंसर बी इज करेक्ट। ऑप्शन ठीक, 4 नंबर मिल गए, डॉक्टर बन गए। सिंपल सा लॉजिक है। आओ आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इफ अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न फिजिक्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स की। आओ देखते हैं, इफ अ न्यूक्लियर x = 206 एमिट 6 अल्फा पार्टिकल। अच्छा, एक न्यूक्लियर का जब डिके होता है ना, अल्फा का, अल्फा डिके कहते हैं, एक होता है बीटा डिके, एक होता है गामा डिके। जब एक का होता है तो AX/Z। एक अल्फा डिके में क्या होता है, AX⁻⁻4 Z⁻⁻2। मास 4 टाइम डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होता है। ये आपको तो पता ही होगा।
6 टाइम हुआ, मतलब सीधा बोल दूं कि अच्छा एक में मास 4 टाइम डिक्रीज होता है तो 6 में कितना होगा, 24 टाइम। अरे अच्छे भाई, एक में 4 मतलब अगर ऐसे ऐसे 6 अल्फा डिके हुए तो कितना हो जाएगा, 4 4 4, 6 टाइम हुए तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा क्या। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा आपको कितना दिया हुआ है, 206। कुछ नहीं करना बाबा, 206 में से 24 माइनस कर दो, 16 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 10 में से 2 गया 8, 182। कोई ऑप्शन है क्या, 182 आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या चीज रखनी है, अल्फा डिके में होता क्या क्या है, मास 4 टाइम डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होता है। बस एक में अगर 4 टाइम डिक्रीज होता है तो 6, क्या बोल रहा है, 6 टाइम हो गया, 6 बार अल्फा हो गया, तो बस ऐड ऑन कर देना है, 4 इंटू 6। अगर बोलता 5 टाइम्स होता है, 4 इंटू 5, तो सीधा 20 डिक्रीज कर देते। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक एक बार डिक्रीज करते रहते हैं, आंसर गलत आने की बहुत उम्मीद होती है, आंसर आ जाता है 180। करके देखना, सीक्वेंस वाले रिएक्शन से करोगे तो आंसर 180 आ जाएगा, पर सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। जो मैं तरीके बता रहा हूँ उस तरीके से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूक्लियाई का, ये डीके वाला क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। आगे आओ तो अगले क्वेश्चन। A side of cube is a 30 plus u। ओहो, यूनिट एंड मेजरमेंट एरर का क्वेश्चन पिछले 3 साल से फिक्स है। आ रहा है तो आ रहा है, देख लेना आप क्वेश्चन उठा के। ये क्वेश्चन आपके नीट 2023 के अंदर पहला ही क्वेश्चन होगा, लिख के दे रहा हूँ, गिरीश है मेरा नाम, लिख लेना, ड्यूक अकेडमी के। पहला क्वेश्चन फिक्स है, यही आने वाला है एरर का क्वेश्चन, एज इट इज ऐसा ही आएगा। दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ साइड ऑफ अ क्यूब 30 प्लस 0 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा आपको एक चीज पता होगी, वॉल्यूम होता है किसी भी मान लो क्यूब का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम। और किसी भी साइड के बीच में रिलेशन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत मेजरमेंट, यूनिट ऑन मेजरमेंट तो आता होगा ना यार। अब इस टाइम पे अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बेसिक बेसिक आइडिया तो पता होगा ना। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। जैसे मान लो ए की पावर स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं लिखूंगा एक्स इजकल टू, तो कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स इज अपॉन एक्स इजकल टू 2 डेल्टा ए। जो भी पावर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में होता है, पावर में होती है, वो एरर में आगे आ जाता है। पता है ना इतनी सी चीज। चलो फिर आगे आते हैं। डेल्टा वी निकालना है, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा वी बाय वी को कैसे करेंगे, 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर कितना है, 0.2 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 अपॉन 30। इसको 100 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से ये हो जाएगा 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। डेल्टा वी बाय वी कितना आ गया, 2% आ गया। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, सिंपल आंसर आ गया है। आंसर कितना है, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर आ गया। बस कुछ नहीं कर रहा, जैसे जिस जिस सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना वो सीक्वेंस में ही करना, नहीं तो सावधानी हट जाएगी और दुर्घटना बढ़ जाएगी। आगे करते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब देखो, एन एसी वोल्टमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आओ इसको करते हैं। एन एसी वोल्टमीटर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन अ सर्किट shown in the figure read 36 वोल्ट। अच्छा ए और बी के बीच में कोई सर्किट है, उनके बीच में पोटेंशियल आ रहा है 36 वोल्ट। अच्छा मतलब एक ही है, इंडक्टेंस है, तो मतलब इंडक्टेंस का आ रहा है 36 वोल्ट। लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंडक्टेंस आ रहा है मतलब कितना, 36 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन आगे बढ़ता है। इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, रीडिंग इज 13, ए एंड सी के बीच में जाएगा तो 39। ए और सी के बीच में कितना है, वी एल का स्क्वायर, वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर इजकल टू टोटल का कितना है, 39 का स्क्वायर। अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया, आपने पढ़ा है, ये एसी का क्वेश्चन है, एसी सर्किट का क्वेश्चन है, कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा। तो एसी के क्वेश्चन में वोल्टेज कैसे निकालता हूँ, नेट वोल्टेज कितनी इंडक्टेंस में गई, कितनी कैपेसिटेंस में गई। कोई दिक्कत क्या, नहीं है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ।
इससे मैं क्या निकालूंगा, मुझे वीएल का पता है, वीएल को कैसे करूंगा, 36 का स्क्वायर प्लस वी सी का, ये किससे, इसमें वी आर का निकल जाएगा, वी एल प्लस वी आर इक्वल टू 39 का स्क्वायर। अच्छा, इससे वी आर आ जाएगा क्या, 39 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, 39 का स्क्वायर इधर साइड में निकाल लेते हैं, आ जाओ, 39 मल्टीप्लाई 39 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 10 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 3 5 1 5 3 1। अच्छा, इसे जो भी सॉल्व करके आएगा, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देता हूँ कैसे होगा। अब देखो, यहाँ से वी आर आएगा, कुछ आएगा, मान लो एक्स आया कुछ, ठीक है, अपने पास वी आर का पोटेंशियल पता चल गया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वालों ने एक गेम खेला है, क्या गेम खेला है, क्वेश्चन ने 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल दे दिया, उसमें कोई भी सर्किट है उसका पोटेंशियल नहीं दिया, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से रहना, कोई भी चीज ध्यान से करना। तो वी आर के बीच वी आर का आ गया, हमारे पास वी एल का पता है, दोनों का पता है। अच्छा, इसमें ये सर्किट ही एल था, इसलिए अब मुझे आर की ड्रॉप पता नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ निकाली। आर के निकालने के बाद क्या करा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, बी से डी में, बी से डी में क्या क्या चीज है, बी टू डी से कनेक्ट कर रहा है, तो कितना है, इसमें वी आर भी है प्लस वी सी भी है, और टोटल कितना दिया हुआ है, 25 वोल्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वी सी का मान लो वाई आ गया, तो यहाँ पे फिर VC का भी आ गया, VR का भी आ गया, और जब हम निकालेंगे A से D के बीच में कितना है, तो आपने पढ़ा है LCR सर्किट जब होता है, जिस सर्किट में L C और R होता है, तो उसका नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, V इजकल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। पढ़ा है ना बच्चों ये चीज, कहीं दिक्कत क्या नहीं है ना। तो अब ये वी एल माइनस वी सी कैसे लिखा पता है, इफ अगर VL का पोटेंशियल VC से ज्यादा आया तो VL माइनस VC लिखेंगे, अगर VC का पोटेंशियल ज्यादा आया VL से तो क्या लिखेंगे, VC माइनस VL लिखेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, सारी चीजें समझ आ गई क्या, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से हमारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा, VR में लिखेंगे VR का पोटेंशियल प्लस एक्स एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का पोटेंशियल, कुछ आएगा सॉल्व करके, ये मैंने क्या लिखा है, एक्स कुछ आएगा कुछ वाई आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा क्या, बिल्कुल ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले ये आप क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखो, L इजक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला लगता है, एक फॉर्मूला लगता है L1 L2 इजक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्वेश्चन की वैल्यू को पूरा सॉल्व करते हैं, इसका आप रिजल्ट याद रख लो, इसका रिजल्ट भी याद हो जाएगा ना, तो भी काम हो जाएगा। एल इसका थर्ड है L1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 L2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1, सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा, इसमें कुछ वैल्यू नहीं पूछी जा रही। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 3 बार आया है, और सीधा क्वेश्चन एज इट इज यही पूछ दिया गया है। अगला वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई नॉट टू आई नॉट इंटरफेरेंस इन अ मीडियम, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो भी इनके बीच की रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना, एक तो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, क्या आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है। पर जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे जाते, जब हमसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा जाता है ना, तो कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो दिया होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप डाल दीजिए। आई कितना दिया हुआ है, आई नॉट प्लस 2I0 कितना हो जाएगा, जो इसकी रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा 3I0। कोई दिक्कत क्या नहीं है, तो सीधा ऑप्शन सेकंड टिक कर दो, आंसर आ गया आपके आगे। रिजल्टेंट मैक्सिमम का ये फॉर्मूला है, मिनिमम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है I1 माइनस I2। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ तो के आंसर आ जाएगा। अगला, एज पर वेन डिस्प्लेसमेंट द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, आपने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ सुना होगा, टेम्परेचर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, आप ये चीज देख रहे हो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाया हूं मैं हर एक चैप्टर से,
कोई एक कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट भी ना हो। और अभी तो हम सिर्फ 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, कल से पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, गारंटेड है, गारंटेड। और उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2023 में आएंगे ही आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आओ देखो, वेन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है बी, जिसे कहते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो अब देखो, मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी, लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसका अपना फीचर है, उसकी एनर्जी घटेगी। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन साहब बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओ। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा कि घर में अगर किसी रॉड को हीट करते हैं तो धीरे धीरे पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता रहता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो उसकी वेवलेंथ घटती रहती है। वेवलेंथ जैसे जैसे घटती है तो विबग्योर वाली सीरीज में वैसे वैसे उसका आगे बढ़ता है, उसका कलर चेंज होता है। आपने पढ़ा है ना, तो वह उसी वाले तरीके से। तो क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सेकंड सही ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 12.27 अंडर रूट बी। ये क्वेश्चन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के, सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है, सीधा इस फॉर्मूले पे। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है नीट के एग्जाम में, आपको मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? 12.27 अंडर रूट बी की जगह क्या करूँ? 5 वोल्ट। ये वोल्ट है, ध्यान रखना, कहीं स्पीड स्पीड ना डाल दो। 5, तो 5 जब डालूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कुछ 5.49 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये जो भी चीज आती है, ये वेवलेंथ जो आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है। जब इसमें आप वैल्यू डालोगे तो ये कम से कम 2 पॉइंट कुछ आएगा, और वो कट के कितना हो जाएगा? 5.49 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? आओ देखते हैं आगे। अब पार्टिकल ऑफ मास एम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इतनी सारी टेस्ट सीरीज चलती है इतने सारे इंस्टीट्यूटों में, हर टेस्ट सीरीज में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पाया जाता है तो मैं इसको मानता हूँ, इस वाले क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास एम, कैपिटल मास, ध्यान रखना ये चीज, एम एट रेस्ट डीके इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास इज कैपिटल एम and m2 having non-zero velocity, the ratio of de Broglie wavelength of the particle lambda 1 and lambda 2। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कैपिटल मास है m, ठीक, वो दो में डिके हो रहा है, एक छोटे वाले मास में m1 में और एक m2 में। आपने सुना होगा कि जब कभी भी डिके होता है, कोलाइड होता है, तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या? m1 p1 इक्वल टू p1 प्लस p2। कोई दिक्कत क्या नहीं है, तो हमेशा कंजर्व रहता है। तो मैं इसको लिख दूं पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। कोई दिक्कत ना नहीं है ना? एक की एनर्जी, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। इसको कैसे लिखता हूँ? पी को क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? एम वी को क्या लिख सकता हूँ? देखिए एच का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी को मैं लिख सकता हूँ एम एच अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूँ ना? एम वी को मैं एच अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ ना? एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। पर इसको लिख दूं एच अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा टू। अब मैंने एम वी वी को एच अपॉन इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ध्यान रखना ये चीज। एच एच कट जाएगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू का जब रेशियो हमसे पूछा जाएगा तो एज इट इज वन आंसर आएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं है ना? चमका ना? कैसे करेंगे? सिंपल सा, एक चीज ध्यान रखना था, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन खत्म। अच्छा एक क्वेश्चन हमारा बचा है लास्ट, एसएचएम का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से रखना। देखो आपको क्या करेगा, घुमाएगा डेल्टा फाइव अपॉन फाइव इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के अंदर। ठीक है, आप सीधा अगर आपको चेंज लिखना हो ना तो सीधा आप चेंज कर देना, डेल्टा फाइव इसको ऐसे लिख देना डेल्टा एक्स इंटू पाई। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो डेल्टा फाइव कितना आ जाएगा? इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना चेंज है? 3.5 माइनस 3 इंटू पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू पाई, तो मतलब पाई बाय 2। सीधा आंसर, फेज डिफरेंस कितना आया? पाई बाय 2। सीधा कर दो, आंसर आ गया डायरेक्ट, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब ना फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराया करूंगा। ध्यान रखना, अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आते हैं कल एक नए की वीडियो के साथ, जिसमें मैं नए क्वेश्चंस और दोबारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 30-35 आपको मैं यही प्रैक्टिस करा दूंगा। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और अपने दोस्तों की हेल्प करें इसके लिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।